नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta को सब्सक्राइब और फॉलो करें। मध्य प्रदेश में आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शहर के प्रमुख स्थल पर लगी नेहरू जी की प्रतिमा पर जनमाल्य अर्पण कर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में विधायक लखन घनघोरिया भी उपस्थित रहे और नेहरू के योगदानों को याद करते हुए कहा कि आधुनिक भारत की नींव रखने वाले नेता को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मतलब आप लोग पहले नहीं साथियों, नाइनटीन 47 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। देखिए, देश के गृह मंत्री ने पहले ही कहा हुआ है कि भाई 2026 के मार्च तक पूरा देश से नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, तो उससे पहले समाप्त हो जाएगी। देखिए, मैंने कहा कि देश से ही समाप्त करने की अभियान है, तो झारखंड भी देश के अंदर में है और झारखंड में तो पहले ही बहुत कुछ कम हो गया है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ये भी समाप्त हो जाएगी। तमिलनाडु के मशहूर हिल स्टेशन ऊटी में मूसलाधार बारिश ने पर्यटकों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। नीलगिरी जिले में लगातार तीसरे दिन हो रही भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते प्रशासन ने बॉटनिकल गार्डन, रोज गार्डन और बोट हाउस जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों को एहतियातन बंद कर दिया है। कई सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात भी बाधित हुआ। वहीं पर्यटक मायूस होकर लौटने को मजबूर हैं। स्थानीय प्रशासन का दावा है कि यह फैसला पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मौसम अलर्ट के बावजूद पर्यटकों को पहले से सूचना नहीं दी जा सकती थी।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के बिना अनुमति छात्र संघ कार्यालय पहुंचने को लेकर जमकर विवाद हुआ। एबीवीपी के छात्रों ने इस पर विरोध दर्ज करते हुए काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की अगुवाई में छात्राओं से बदसलूकी और गुंडागर्दी की और छात्र संघ कार्यालय को जबरन बंद कराया गया। छात्राओं ने कहा कि सेना पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी राजनीति चमकाने आए हैं, लेकिन छात्र चुप नहीं बैठेंगे। एबीवीपी ने इस घटना को लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन बताया है। हम उस बदतमीजी, उस गुंडागर्दी के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एनएसयूआई के गुंडों ने डूसू ऑफिस में 4 दिन पहले करी। बिना इंफॉर्मेशन के पूरे ठाट से वो डूसू ऑफिस आए। उन्होंने अपने गुंडों से न सिर्फ डूसू ऑफिस ब्लॉक कराया पर वहां खड़ी हुई छात्राओं के साथ बदतमीजी कराई। उसके विरोध में आज छात्राएं सड़कों पर उतर रही हैं और हम राहुल गांधी जी से सवाल पूछने सड़कों पर उतर रहे हैं कि उन्हें क्या लगता है कि अगर वो पहलगाम जैसे टेरर अटैक के बाद डूसू ऑफिस आकर अपनी गंदी राजनीति, अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए पीआर स्टंट करेंगे, सेना के ऊपर ट्विटर पे जाकर सवाल उठाएंगे, तो क्या उन्हें लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र उनसे सवाल नहीं पूछेंगे? उनको ये समझना पड़ेगा कि इस विश्वविद्यालय में देश का भविष्य तय किया जाता है। यहाँ पर ना तो देश विरोधी विचारधारा हम चलने देंगे, ना महिला विरोधी विचारधारा चलने देंगे। राहुल गांधी जी को, उनके एनएसयूआई के गुंडे को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, लीगल एक्शन लिए जाए, एकेडमिक एक्शन लिए जाए, ताकि ये जो महिला विचारधारा है ना, महिला विरोधी विचारधारा है, ये एलिटिस्ट मानसिकता है कि उनकी संपत्ति समझ रखा है उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय को, उससे वो ऊपर उठ पाए और सच में एलओपी के नाते देश के लिए कुछ कर पाए। देखिए 22 तारीख को जो घटना घटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में डूसू ऑफिस में, वो बहुत शर्मनाक और निंदनीय घटना थी। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी बेशर्म तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय में आए, बिना परमिशन के आए, एडमिनिस्ट्रेशन से उन्होंने कोई परमिशन नहीं मांगी और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी वो आ चुके हैं यूनिवर्सिटी में बिना परमिशन के, ना उन्होंने डूसू को परमिशन ली, ना उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को परमिशन ली। और उसी समय दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की जो हमारी सचिव थी, उनको खुद के उनके ऑफिस से बाहर निकाला गया, 1.5 घंटा उसके ही ऑफिस से बाहर खड़ा कर दिया गया। ये बहुत शर्मनाक घटना थी। दिल्ली विश्वविद्यालय और डूसू दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के साथ साथ एक ऐसा छात्र संघ का ऑफिस है जहाँ पर इस देश को बड़े बड़े लीडर्स इस डूसू ने दिए हैं, चाहे वो अरुण जेटली हो, चाहे वर्तमान में मुख्यमंत्री हमारी रेखा गुप्ता जी हो। प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं उनके विरोध में। कल जब पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में डूसू ने सेना के सम्मान में जब पूरा बैनर लगाया पूरे यूनिवर्सिटी में, तो बेशर्म तरीके से उनके गुंडों ने सेना के सम्मान के बैनर्स को पूरा तोड़ा, फाड़ा और उसको कुचला, अपने पैरों से कुचला। ये प्रदर्शन हम बहुत लंबा करने जा रहे हैं। राहुल गांधी को और उनके चमचों को सॉरी, माफी मांगना पड़ेगा दिल्ली विश्वविद्यालय से और हमारे मित्र वृंदा बहन से। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी।
झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। हरियाणा सरकार भी पूरी तरह अलर्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे दिशा निर्देश, इंस्ट्रक्शंस हर जगह दे दी गई हैं। पूरा हमारी हेल्थ मिनिस्टर ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में सब अलर्ट है। पहले से अवेयर हैं लोग, क्योंकि जिस तरह से, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है, कोई पैनिक होने की बात नहीं है। ये जो जिस तरह की बातें करी गई हैं वो बहुत ही लो ग्रेड का वेरिएंट है, ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। लोग पहले से ही काफ़ी ट्रेंड हैं। अब आप जब जैसे जैसे लोगों ने सुना कि ऐसी बात है, लोग खूब अपने तरीके से लोग प्रिकॉशन बरत रहे हैं। ये तो पहले स्वास्थ्य के लिए वैसे भी अच्छा है। हाथ धोना, हाथों को जब कहीं टच करते हो उसके बाद हाथ धोना, आपस में थोड़ी सी दूरी बनाना, ये सारी चीज़ें लोग करते आ रहे हैं उसके बाद से। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, सरकार पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश में हर जगह अलर्ट है कि इस तरह की बातें थोड़ा बल्कि हम शुरू हुई। हाँ, देखिए अभी तक जो 3 केसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें 2 एम्स में जो टेस्ट किए थे वहाँ पॉजिटिव आए थे, और एक को जो टेस्ट किया गया था बाहर प्राइवेट पैथोलॉजी लैब, मोटेरा लैब में, वहाँ पे वो पॉजिटिव आया था। तीनों जो पॉजिटिव आए हैं वो बाहर के हैं, ट्रैवल हिस्ट्री उनकी बाहर की है, जिसमें से एक बेंगलोर से आए थे, एक मुंबई से आए थे और एक गुजरात से आए थे। तो तीनों बाहर के लोग थे। यहाँ के इन्फेक्शन यहाँ से लगा हो ऐसे वो नहीं है, इस तरह के इंडिकेशंस। तो उसके अलावा जो एक भर्ती थे एम्स में, जो भर्ती हुए थे वो भी ठीक हो गए हैं। जो एक ऋषिकेश में घर में रह के इलाज ले रहे थे वो भी ठीक हो गए हैं। और
जो मुंबई में थे वो भी ठीक है, IDSP टीम के द्वारा बात की गई है, तो तीनों जो मरीज हैं वो रिकवर हो चुके हैं, कोई उनको समस्या नहीं है। उसके बाद अन्य कोई केस अभी तक पॉजिटिव नहीं देखा गया है यहाँ पर, और लेकिन लगातार जो है इसको लेकर के जैसे केसेस आने शुरू हुए थे, रिपोर्ट हुए थे, तुरंत जो है तैयारियाँ शुरू कर दी गई थी। स्टेट के द्वारा भी DG मैडम के द्वारा, सचिव साहब के द्वारा दिशा निर्देश हमें दिए गए थे। उसी के क्रम में हमने आगे अपने सभी प्राइवेट चिकित्सालयों को, अपने गवर्नमेंट चिकित्सालयों को निर्देश जारी कर दिए थे, और इस संबंध में अभी 2 दिन पहले DM साहब के द्वारा भी बैठक ली गई थी, और आज सेक्रेटरी साहब द्वारा भी इस संबंध में बैठक ली गई है। उसमें निर्देश अभी यही दिए गए हैं कि हम अपनी समूची तैयारी कर लें, टेस्टिंग हमें बढ़ानी है, तो जो टेस्टिंग के लिए जो भी रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं वो हम प्रोक्योर कर लें, उसकी उपलब्धता बना लें और टेस्टिंग बढ़ाई जाए। दूसरा अगर ये है कि अगर केसेस, फ्लू के केसेस आते हैं, ARI के केसेस आते हैं, तो उस केसेस में जो है आप अलग से फ्लू क्लिनिक बुलाकर संचालित किया जाना है। तो सभी अस्पतालों में निर्देश दिए गए हैं कि वो फ्लू क्लिनिक के अपने आइडेंटिफाई कर लें, और अगर केसेस बढ़ते हैं तो वो फ्लू क्लिनिक संचालित करना सुनिश्चित करें। उसके अलावा ये भी निर्देश दिए गए कि अपने अस्पतालों में ये बेड देख लें, आइसोलेशन वार्ड देख लें कि कहाँ पे अगर मरीज़ भर्ती की स्थिति बनती है तो उस मरीज को कहाँ आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जाना है, तो इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। तीसरा ये कि कोई भी अगर पॉजिटिव केस आता है तो उसकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग की जानी है। ये निर्देश हमने सभी प्राइवेट उसको भी दे दिए हैं, एम्स को भी हमने लेटर लिखा है, और दून को भी हमने लेटर लिखा है कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग प्रत्येक पॉजिटिव केस की इसमें की जानी है। और बाकी क्या, कैसे हम सावधान रहें, कैसे बचाव रखें, इस संबंध में भी जो है वो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जो हमारा 4 धाम यात्री जो आ रहे हैं हमारे ऋषिकेश में, वहाँ पे भी हमारे द्वारा जो होर्डिंग बनाए जा रहे हैं, और वो भी कल तक होर्डिंग भी स्थापित कर दिए जाएंगे। साथ में जो हमारी टीम बैठी है उसके द्वारा भी जानकारी वहाँ दी जाएगी किस तरीके से हम कोविड से अपना बचाव कर सकते हैं। मास्क की उपलब्धता, सैनिटाइजर की उपलब्धता भी वहाँ सुनिश्चित की जाएगी। जिसको रेस्पिरेटरी इलनेस के लक्षण है वो मास्क का इस्तेमाल करें। तो ये अभी निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। तो तैयारियां इसमें अभी तक चल रही हैं कोविड को लेकर के, और हम स्वास्थ्य विभाग पूरा सतर्क है और नज़र बनाए नहीं कि केसेस बढ़ते हैं या जिस तरीके से सिचुएशन आती है तो किस तरीके से उससे डील करना है, इसके लिए तैयारी पूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी का दिया गया संदेश सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी नहीं था, बल्कि ये पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश है कि भारत अब आतंकवाद को एक टारगेट मानता है और आतंक को समाप्त करना एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। जब पाकिस्तान की सेना ICU में है, उनका मनोबल खत्म हो चुका है, भारत की चमक में धमक पाकिस्तान के घर घर में दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि भारत अब केवल सहता नहीं, करारा जवाब देता है। भारत की विदेश नीति हो, सुरक्षा नीति हो, सैन्य रणनीति हो, डिप्लोमेसी हो, उसके पीछे एक नया भारत है, निर्णायक भारत, निर्भीक भारत। उसकी डिसिप्लिन और उसकी डिप्लोमेसी मूल मंत्र है। मोदी जी का भाषण 140 करोड़ भारतीयों की आवाज है, जो चाहते हैं कि भारत की जमीन पर अब कोई आतंकी फन ना उठा सके और पाकिस्तान को हर हमले की कीमत चुकानी पड़े। जब पूरी दुनिया में भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का पर्दाफाश कर रहा है, तब उद्धव ठाकरे जैसे नेता और उनकी इंडी गठबंधन की पार्टियां भारत की वीर सेना पर शर्मनाक टिप्पणियां कर रही, सर्वदलीय शिष्टमंडल पर शर्मनाक टिप्पणियां कर रही। दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक है, दर्दनाक है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक जवाबी कार्रवाई है। हिंदू हृदय सम्राट श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे आज जीवित होते तो वो गर्व से इसका समर्थन करते और प्रधानमंत्री मोदी जी की सार्वजनिक मंचों से प्रशंसा करते, मोदी जी को असीम आशीर्वाद देते कि आपने भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है और भारत की चमक व धमक आज पूरी दुनिया देख रही है।
जो दल पहले हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करते थे, आज उन दलों में हनुमान चालीसा बोलने पर इतराज उठ रहा है। हनुमान चालीसा बोलने वालों को जेल भेजा जाता था, क्योंकि आज ये दल मुस्लिम लीग और कांग्रेस की गोद में बैठकर पाकिस्तान के सुर में तराना गा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की टिप्पणी सिर्फ राजनीतिक संकीर्णता ही नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा संकल्पों का भी अपमान है। श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे की विरासत उन लोगों के हाथ में है जो आतंकवादियों की मौत पर शोक मनाते हैं और वीर सैनिकों पर कार्रवाई पर तंज कसते हैं। ये सामना नहीं, शर्म का दस्तावेज है, शर्म का दस्तावेज। मोदी जी ने गरम संदूर की बात करके आतंकवाद के खिलाफ भारत के जोश और जुनून का प्रतीक प्रस्तुत किया था, लेकिन उद्धव ठाकरे और उसमें भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। सिंदूर भारतीय संस्कृति में सम्मान और रक्षा का प्रतीक है। मोदी जी के शब्द प्रतीकात्मक थे, पर जिन्हें अब राजनीति में हिंदुत्व भी अमानवीय लगने लगा है, उनसे भारत के आत्मबल की उपेक्षा व्यर्थ है। उद्धव ठाकरे का बयान पूरे देश के अंदर बैठे राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के लिए ठेस पहुंचाने जैसा। जिहादी हो या नक्सलवादी, पहाड़ हो या जंगल, आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। भारत के खिलाफ हथियार उठाने वाले, भारत के नागरिकों पर हमला करने वाले का सफाया तय है, चाहे पलामू हो या भावलपुर या लाहौर या कराची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को ये वचन दिया था कि नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा, और उसी परिप्रेक्ष्य में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने लगातार नक्सलवाद के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ रखी है, और नक्सली मानसिकता को भारत से खत्म करना ये हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। तो नक्सलवाद कहीं पर भी होगा, अभी बहुत सारे राज्यों में नक्सलवाद लगभग खत्म हो गया है, और जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है वो भी खत्म होगा। तो नक्सलवादियों को भी ये समझना चाहिए कि अब राष्ट्र की मुख्य धारा में आए, नहीं तो उनका अंत निश्चित है। देखिए, बहुत ही क्षुद्र मानसिकता है ये। एक तरफ जहां पूरा देश इस समय पाकिस्तान के साथ जो भी स्थिति चल रही है उस पर एकजुट होकर के खड़ा है, उस पर कुछ लोग यदि कटाक्ष करते हैं तो वो सीधे तौर पे ये बताता है कि वो अपने राजनीतिक प्रभाव से प्रेरित हैं। लेकिन आप सांसदों के डेलीगेशन को बारात कहें, ये स्वीकार किसी भी हालत में नहीं हो सकता, और इससे उन दलों की मानसिकता का पता लगता है जो दल इस प्रकार की बात करते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि पंजाब एक लंबे समय से ड्रग और शराब जैसी चीज़ों के कारण से पंजाब के आम आदमी भी दुखी है, पंजाब की अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ाने की स्थिति में है, और पंजाब जितनी प्रगति करना चाहिए उतनी प्रगति कर नहीं रहा है। और दिल्ली से सूपड़ा साफ होने के बाद अब अरविंद केजरीवाल पंजाब में जाकर के वो सब नाटक कर रहे हैं जो नाटक पहले उन्होंने दिल्ली में किए थे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि दिल्ली की जनता ने उनको नाटकों की सजा दी है। और अब शराब और ड्रग को जिस प्रकार से पंजाब में फैलाया गया है उसका उन्मूलन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पंजाब का जो युवा है वो कहीं ना कहीं खराब होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ऐसा कतई भी होने नहीं देगी। देखिए, जो भी कुछ निशिकांत जी ने कहा है वो निश्चित रूप से उन्होंने जिम्मेदारी के साथ तथ्यों के आधार पर कहा होगा, लेकिन भारत का ये स्टैंड हमेशा रहा है, हम जो बात करेंगे सीधी करेंगे, मध्यस्थता कभी भी हमें स्वीकार नहीं होगी। और मध्यस्थता किस बात की है? हम पाकिस्तान ने जो पाप किया है उसके पाप की सजा भारत उसको दे रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको दे रहे हैं, तो उसमें बीच में मीडिएशन कहाँ से आ गया? ये मीडिएशन की जो नैरेटिव है ये कुछ लोगों ने चलाया है,
जो नहीं चाहते कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत प्रगति करे। पहली बात तो ये है कि महागठबंधन जैसा कुछ है नहीं। ये वो लोग हैं जो अपने राजनीतिक हितों की खातिर कभी तो इकट्ठा हो जाते हैं और कभी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में भी खड़े होते हैं और टीका टिप्पणी भी करते हैं। तो ऐसा वो कौन सा महागठबंधन है जिसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है? मुझे लगता है महागठबंधन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। धन्यवाद।